नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार मिशन यूपी बोर्ड 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th का दोस्तों एनसीईआरटी वेस्ट बुक जो होता है, जो मैथ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 3 या अध्ययन 3 जो था दुई चार वाले रैखिक समीकरण के युग्म, ठीक है। यानी दुई चार वाले रैखिक युग्म समीकरण के युग्म के बारे में बात करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एक पहला वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर जो हमारा है बहुपद। इन दोनों को दोस्तों एकदम पूरा बेसिक से एकदम दोस्तों पूरा बढ़िया से एकदम किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक वो आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तब दोस्तों ये पूरा एकदम बढ़िया से बताया गया है, ठीक है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू आप लोग हेडिंग डालिएगा अध्याय 3, ठीक है। दुई चार वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ठीक है। तो दो चार रैखिक वाले समीकरण युग्म क्या होते हैं, यानी दोस्तों इसका जो होता है देखिए बात करेंगे। तो दो चार वाले जो होता है यानी दो चारों वाले रैखिक समीकरण जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, ठीक है। यानी दो चार रैखिक वाले समीकरण जैसे दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, ठीक है। वो प्रत्येक हल जो होता है यानी प्रत्येक हल एक्स और वाई, ठीक है। प्रत्येक हल जो होता है एक्स और वाई इस समीकरण को निरूपित करने वाले रैखिक रेखा जो होता है, यानी इन जो होता है समीकरण को निरूपित करने वाला जो रेखा होता है वो एक ही बिंदु के संगत में होता है, ठीक है। और उसे जो होता है विलोमते ऐसा होता है, ठीक है। उसकी विलोमता ऐसा ऐसी होती है, उसी को हम लोग द्वि चार वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। चलिए बाबू सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ये जो होते हैं दो रैखिक समीकरण, उन्हें दो चार जो होता है दो चार एक्स और वाई दो चार होते हैं, ठीक है। दो चर जैसे एक एक्स हो गया एक वाई, ठीक है, में है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग दो चार वाले जो होता है दो चार में रैखिक समीकरण का एक युग्म जो होता है ये रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है। यानी रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ये दोस्तों दो रैखिक समीकरण उन्हें दो चरों दो चार, ठीक है, एक्स और वाई में है। इस प्रकार के समीकरण को दोस्तों दो चार रैखिक समीकरण का युग्म या दोस्तों रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे रैखिक समीकरण युग्म जो होता है, रैखिक समीकरण युग्म का वैकल्पिक रूप जो होता है, जैसे कि दोस्तों ए एक्स वन प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजकल टू जीरो। उसी तरीके से आगे लिखेंगे ए एक्स टू प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजकल टू जीरो, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म का वैकल्पिक रूप। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ दोस्तों। जहाँ जैसे कि दोस्तों जहाँ जहाँ ए वन बी वन सी वन इजकल टू ए कामा ए टू बी टू सी टू सभी जो होता है वास्तविक संख्याएं हैं, और उन्हीं पर दोस्तों वहाँ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर नॉट इजकल टू जीरो, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर नॉट इजकल टू जीरो है, तो वहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक उदाहरण हम लोग ले रहे हैं बाबू, जहाँ पर ए वन बी वन सी वन कामा ए टू बी टू सी टू है, तो वहाँ वास्तविक संख्याएं हम लोग को ज्ञात करना है। और दोस्तों ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर नॉट इजकल टू जीरो, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर नॉट इजकल टू जीरो। तो जैसा कि हमारा एक एग्जाम्पल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आप लोगों को कि टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इजकल टू जीरो और नाइन एक्स प्लस टू वाई प्लस एट इजकल टू जीरो, ठीक है। तो इसी को हम लोग को एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आप लोग आगे हेडिंग डालिएगा कि जो होता है रैखिक समीकरणों को जो होता है असंगत युग्म क्या होता है। तो रैखिक समीकरणों का दोस्तों असंगत युग्म क्या होता है, तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्म ऐसा जो होता है रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, उन्हीं को हम लोग रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है, ठीक है। यानी दोस्तों रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म क्या होता है, तो रैखिक समीकरण के असंगत युग्म जो होता है ऐसे रैखिक समीकरण जिनको कोई हल नहीं होता है, ठीक है। जिनका कोई हल नहीं होता उन्हें रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों रेखाएं समांतर हो सकती हैं, ठीक है। उसमें रेखाएं समांतर हो सकती हैं, उसी को हम लोग रैखिक समीकरणों का असंगत कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म क्या होता है। तो ऐसी रैखिक समीकरण युग्म जिसको कोई हल नहीं होता है वो रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। इसमें रेखाएं समांतर हो सकती हैं, ठीक है।
उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला आप बात करते हैं बाबू कि रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का संगत युग्म क्या होता है, तो एक जो होती है, ये जो होते हैं एक ऐसे रैखिक समीकरण युग्म होता है जिसका हल होता है, ठीक है, उसी को हम लोग दोस्तों रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहलाता है। जैसे कि दोस्तों इसमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, ठीक है। यानी रैखिक समीकरणों का संगत युग्म क्या होता है, तो एक जो होता है रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, ये एक रैखिक समीकरण युग्म है जिसका हल होता है, ठीक है। तो दोस्तों रैखिक समीकरण को संगत युग्म कहलाता है और रेखाएं जो होती हैं इसमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि रैखिक समीकरणों का जो होता है सीमित युग्म क्या होता है, मिश्रित युग्म, ठीक है। तो रैखिक समीकरणों का मिश्रित युग्म क्या होता है बाबू, तो इसमें जो होता है तुल्य रैखिक समीकरणों का एक युग्म, ठीक है, तुल्य जो होता है तुल्य रैखिक समीकरणों का एक युग्म के अपरिमित रूप से उनको हल होता है, उन्हीं को दोस्तों हम लोग जो होते हैं युग्म को दो चार रैखिक समीकरण को आश्रित युग्म कहते हैं, ठीक है। तुल्य रैखिक जो होता है तुल्य रैखिक समीकरण जो होता है तुल्य रैखिक समीकरण का एक युग्म के अपरिमित जो होता है अपरिमित रूप से उनको हल होता है, ठीक है, उनका जो होता है हल होता है, और इसी युग्म को दो चार के जो होता है दो चार के रैखिक समीकरणों को आश्रित युग्म कहते हैं। इसमें रेखाएं जो होती है दोस्तों रेखाएं समान जो है समानुपाती, ठीक है, समपाती हो सकती हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं बाबू जैसे एक रेखा जो होता है जैसे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का जो होता है बीजगणितीय विधि क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बाबू, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये दोस्तों एक रैखिक समीकरण युग्म को दोस्तों हल करने की जो होता है बीजगणितीय विधि क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं विधि प्रतिस्थापित विधि होता है, तो प्रतिस्थापित विधि होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को लेकर, जैसे कि 7x-15y इक्वल टू 2 ये समीकरण इसको फर्स्ट मान लिए हैं, x + 2y इक्वल टू 3 इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। तो इसमें हम लोग चरण फर्स्ट, ठीक है, यानी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं चरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट जो होता है समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है 7x + जो होता है 15 है, ठीक है। तो इसको दोस्तों जैसे x + 2y इक्वल टू 3 है, तो x प्लस जो होता है इसमें जो होता है इक्वल टू 3 - 2y के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो चरण 2 जो हमारा होता है x का यह मान समीकरण -1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो चरण 2 जो कहता है x का मान या समीकरण जो होता है x का यह मान जो होता है समीकरण -1 में जो होता है प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। कि दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे 7 जो होता है 7 दोस्तों कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में जो हमारा बचेगा 2 - 3y फिर 15 - 15y इक्वल टू 2, ठीक है। तो यानी ये दोस्तों इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 × 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 × 21 हो जाएगा, -7 दूनी 14y हो जाएगा, -15y इक्वल टू 2, ठीक है। तो यानी जो होता है 14 और 15 जो था माइनस माइनस में, तो ये माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस में 29 हो जाएगा, और 21 में से 2 घट जाएगा तो ये माइनस में 19 आ जाएगा, ये उल्टा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -19 हो जाएगा। तो y का अगर हम लोग मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर दोस्तों जो होता है इस डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 29 है ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग y का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चरण थर्ड जो करेंगे, चरण थर्ड में y का यह मान जो होता है समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 3 का जो y का मान निकालें हम लोग वो 3 में प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों प्रतिस्थापित करेंगे तो जैसे x बराबर दोस्तों x बराबर जो होता है 3 - 2 अंडर रूट में जो होता है 19/30, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है। तो यानी यहाँ अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, x बराबर हमारा जो आ जाता है बाबू 49/29, और y का मान हम लोग पहले ज्ञात किए हैं, ठीक है, 19/29। तो यानी 19/29 ये दोस्तों जो आ जाता है इसे हम लोग फिर उसके बाद जो होता है विलोपन विधि करते हैं इसका, ठीक है, विलोपन विधि। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला बात करते हैं बाबू विलोपन विधि क्या होता है, ठीक है। विलोपन विधि क्या होता है ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो विलोपन विधि क्या होता है बाबू, विलोपन विधि जो होता है जैसे कि इसमें भी एक समीकरण दिया गया है 9x - 4 इक्वल टू 2000, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं हम लोग, और 7x - 3y इक्वल टू 200 इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। तो इसका चरण फर्स्ट जो होता है y का गुणांक जो होता है y के गुणांक समान करने के लिए दोस्तों समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुणा करके तथा समीकरण 2 को जो होता है 4 से गुणा करेंगे, ठीक है।
यानी इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि तो हम लोग x को बराबर करेंगे कि तो y को बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग y में क्या करते हैं, y का जो गुणांक होता है, ठीक है, y का गुणांक समान करने के लिए हम लोग y को समान करेंगे, ठीक है। तो y को समान करने के लिए दोस्तों हम लोग समीकरण फर्स्ट में दोस्तों 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यानी यह समान हो जाएगा 3 त्रिक्का, इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 त्रिक्का 9 बराबर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों समीकरण 2 में हम लोग 4 से भी डिवाइड पूरा करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 27 हो जाएगा, यहाँ 12y इसका टू 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। इसमें जो तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 4000 हो जाएगा, समीकरण 3 और समीकरण 4, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग चरण सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो चरण सेकंड होगा इसमें y को मान को जो होता है विलुप्त करने के लिए समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, तो इसमें समीकरण 3 को समीकरण 4 में घटाएंगे। तो इसमें जब बाबू घटाएंगे हम लोग ना, तो क्या होगा, जैसे कि ये 12 से 12 तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा सिर्फ x बचेगा, और यहाँ हमारा जो बचेगा 200, ठीक है। तो यहाँ हमारा x का मान जो होता है 200 बचेगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यानी 28x माइनस 27x माइनस 12x, तो ये कटी 12 से 12 1 मिनट, ठीक है। तो इसमें इस कल्टू जो होता है इसमें से मतलब ये तो कट ही जाएगा पूरा, तो ये बचेगा यहाँ, इसमें से इतना घटाएंगे तो यहाँ बचेगा x, इस कल्टू जो होता है यानी 8,000 में से 6,000 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2000, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ x का मान 2000 आ गया। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों थर्ड चरण करेंगे, ठीक हम लोग जब थर्ड स्टेप करेंगे तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, x का मान जो होता है 1 में जो होता है प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान जो हमारा निकलेगा जो यहाँ हमारा x का मान, ठीक है। तो हम लोग जो थर्ड में प्रतिस्थापित करेंगे x का मान, तो जैसे कि दोस्तों x की जगह पे 2000 रखेंगे तो 9 = 2000, ठीक है। फिर माइनस जो होता है 400 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो होता है -4x + 200 आ जाएगा। फिर दोस्तों ये आ जाएगा, इसमें जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 दूना 18, ठीक है, यानी 18,000 आ जाएगा। -4x = 2000, ठीक है। तो -4 ही जो होता है, ये जो होता है 2y जो होता है -4y है, इसको हम लोग आगे लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जब 18,000 में से 2000 घटेगा तो 16,000 बचेगा। तो यानी y को अगर हम लोग ज्ञात करना है तो y का मान दोस्तों जो हमारा आ जाएगा, तो 16,000 में से दोस्तों जब 4,000 करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, तो ये हमारा y का मान 4,000 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान दोस्तों हमारा 2000 आया था और y का मान 4000 आएगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है बाबू। अगला बात करते हैं हम लोग, अगला एक क्वेश्चन और बात करते हैं दोस्तों, जो होता है वज्र गुणनखंड क्या होता है दोस्तों। वज्र गुणनखंड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फंसता है। तो इसको भी समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा दोस्तों समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग दोस्तों एकदम फ्री ऑफ माइंड से दोस्तों वीडियो को जो होता है लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो फिर से दोबारा एक बार देख लीजिएगा, 100% सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है बाबू, 5x + 3, ठीक है, 5x + 3 = 13, 5, ठीक है। तो 2x + 4y = 28 दिया है, तो इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसको हम लोग समीकरण सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में जो होता है, समीकरण 1 को 4 तथा जो होता है समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। यानी समीकरण फर्स्ट में दोस्तों हम लोग 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में दोस्तों हम लोग 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब इसमें हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। आगे बात करते हैं उसी तरीके से। तो जैसे 4x माइनस, जो एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम 4, एक में लिखेंगे 5x, ठीक है। एक में लिखेंगे 4 फिर 5y, ठीक है, फिर 4 फिर 13 5 -1, समीकरण ये थर्ड आ गया। और एक 3 में जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 3 ब्रैकेट में 2x 3 2y, ठीक है, 4x 4, फिर प्लस जो हो जाता है दोस्तों ब्रैकेट में 3 -28 = समीकरण इसको 4 मानेंगे। तो समीकरण 4 को दोस्तों समीकरण 3 में जो होता है घटाने पर, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे बाबू तो हमारा x का मान जो आ जाएगा, यानी 4 है बड़े ब्रैकेट में मझली ब्रैकेट में 4, ठीक है। फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में -13 5, फिर -3 फिर -28 डिवाइड बाई 5 4 -3 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे, जो x का हमारा मान आएगा दोस्तों यानी 3 5, ठीक है, 28 इतना आ जाएगा। तो यानी ये जो हमारा कट पीट के दोस्तों ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो x का मान जो हमारा मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बाबू आगे बात करते हैं, यदि समीकरण 1 और 2 में जो होता है जैसे ax1 + b1y + c1 = 0 है तथा ax2 + by2 + c2 = 0 के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो a का मान दोस्तों हम लोग a1 का मान 5 लिखे हैं, b1 का मान 3 लिखे हैं, c1 का मान जो होता है -35, a2 का मान दोस्तों 2 है, b2 का मान 4 है, तो c2 का मान 28 है, -28 आ जाएगा, ठीक है, समीकरण 5 को इस रूप में लिखने पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो समीकरण होता है, जैसे x का मान जो होता है a1 b1 - c1
ठीक है, सॉरी, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड बाई A1 B1 माइनस A2 B2। तो y का इसी तरीके से लिखेंगे दोस्तों हम लोग C1 A2 माइनस C2 A1 B2 माइनस A2 B1। तो समीकरण 5 को जब हल करेंगे हम लोग इसी तरीके से, तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 84 डिवाइड बाई 114, फिर डिवाइड बाई 20 माइनस 6, तो इक्वल टू ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान इसी तरीके से लिखेंगे, तो -35 टू -5 × 28 डिवाइड बाई इतना इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 35 × -70 और 28 पंचे 140 डिवाइड बाई 14, तो इसका y का मान भी हम लोगों को 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों x का मान 4 और y का मान 5 आ जाएगा, इक्वल टू प्रूव दैट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके के डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।